केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही पार्टी की कराई फजीहत। एएमयू में कार्यक्रम में बोले, कांग्रेस के दामन पर भी हैं मुसलमानों के खून के धब्बे। पार्टी ने खुर्शीद के बयान से झाड़ा पल्ला। बीजेपी ने कहा, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सिखों के खून से भी रंगे हैं कांग्रेस के हाथ। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम पर फैसला कल। जोधपुर में पुलिस और एसटीएफ का फ्लैग मार्च। आश्रम की प्रवक्ता ने आज तक से कहा, भक्तों की आड़ में असामाजिक तत्व कर सकते हैं हिंसा। आसाराम पर फैसले को देखते हुए राजस्थान के साथ गुजरात, हरियाणा को भी गृह मंत्रालय ने भेजी एडवाइजरी। एसपी डीएम को सुरक्षा मजबूत करने को कहा। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त चेतावनी। कहा, राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को फांसी पर लटकाने का बनेगा कानून। मध्य प्रदेश के मंडला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लॉन्च किया। कहा, गांधी के सपने को करेंगे साकार। देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को दिया संदेश। राजस्थान बीजेपी में नहीं थमा अब तक घमासान। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर संगठन मंत्री रामलाल ने वसुंधरा राजे से की फोन पर बात। मुख्यमंत्री के सुझाए नामों पर चल रहा है विचार। दिल्ली आए बीजेपी विधायकों को जयपुर लौटने को कहा गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पर्चा भरने की मियाद खत्म। बादामी से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ लड़ेंगे बीजेपी के श्रीरामुलु। लाव लश्कर के साथ नामांकन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारने की तैयारी में जुटी बीजेपी। 6 दिन में 35 रैलियों को संबोधित करेंगे योगी। उत्तर प्रदेश में उफान पर दलित पॉलिटिक्स। दलितों के घर जाकर मुख्यमंत्री योगी के खाना खाने को मायावती ने बताया राजनीतिक नाटक। कहा, एक दिन खाना खाने से नहीं सुधरेंगे दलितों के हालात। भगवान श्री राम के बाद सीता माता की भी राजनीति में एंट्री। बिहार के सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 48 करोड़ रुपए से भव्य मां सीता मंदिर बनाने का किया ऐलान। सीतामढ़ी महोत्सव में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान। कोलकाता में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मिदनापुर में बीजेपी ने सड़क जाम की। कास्टिंग काउच पर बॉलीवुड के डांस डायरेक्टर सरोज खान के बयान पर राजनीतिक तड़का। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने किया समर्थन। चौधरी ने बताया गंभीर मामला। कहा, हर जगह है समस्या। सरोज खान ने बताई वास्तविकता। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों का आंकड़ा पहुंचा 37। जंगलों में 15 शव और बरामद। 2 दिन में सबसे बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 जवान भी हुए शहीद। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से फायरिंग का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 2 दिन में पुंछ और राजौरी में जवाबी फायरिंग में 5 पाकिस्तानी जवान ढेर। पहली बार महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे दलित साधु। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। दिवालिया हो चुके बिल्डर्स फ्लैट बुक करा चुके फंसे लोगों के लिए राहत की खबर। आसानी से पैसा वापस कराने के लिए नियमों में संशोधन की तैयारी में सरकार। कल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन कर सकता है कैबिनेट। अगले साल वर्ल्ड कप में अब 2 जून की जगह 4 जून को होगा भारत का पहला मैच। आईपीएल फाइनल और इंटरनेशनल मैच में 15 दिन के फासले के नियम की वजह से हुआ फैसला। 16 जून को मैनचेस्टर में पाकिस्तान से मुकाबला। 30 मई से 14 जुलाई तक क्रिकेट वर्ल्ड कप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। 4.5 साल से ज्यादा समय से बलात्कार के आरोप में सलाखों के पीछे कैद आसाराम बापू के लिए फैसले की घड़ी दस्तक दे रही है। आज की रात आसाराम यही सोच रहा होगा कि जाने क्या होगा रामारे, क्योंकि कल अदालत यह तय कर देगी कि आसाराम निर्दोष है या दोषी। हम ही जानते हैं, हमने जैसे काटा है। 4.5 साल हमने ये इंतजार किया है फैसले का। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। 4.5 साल से हम इस इंतजार में नहीं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन दिमाग पर जब धर्म के ठेके का दंभ चढ़ गया हो तो गुनाह गुनाह नहीं दिखता। अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। अब तो मैं बोल दूंगा पब्लिक को, जिनको आंदोलन करना है करो। लेकिन मेरी भावनाएं हैं आसाराम जी बापू के लिए कि प्रभु उनको दोष मुक्त करे। अहमदाबाद में भी उसके खिलाफ 2 लड़कियों ने रेप के आरोप लगाए थे। उस एफआईआर में लिखा है कि 2001 में अहमदाबाद के अपने घर पर आसाराम ने साधिका बनाने का लालच देकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद तो आसाराम की रंगीनियों के एक से एक किस्से सामने आते चले गए। लेकिन आसाराम को लगता रहा कि जिन 4 करोड़ भक्तों का दावा वो अपनी वेबसाइट पर करता था और देश दुनिया में अपने 400 आश्रमों का जो साम्राज्य बना रखा है, उसमें कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन 4.5 साल से ज्यादा समय से सलाखों के पीछे रहने
और कुछ दिनों पहले ही राम रहीम का हश्र देख लेने के बाद आसाराम को लग गया कि उसकी जुबान चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन कानून के हाथ उससे कहीं ज्यादा लंबे हैं। इसीलिए फैसले से पहले उसने अपने भक्तों के नाम एक पैगाम भेजा है कि वो संयम बरते, लेकिन पुलिस को शायद भरोसा नहीं। इसीलिए सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया कि परिंदा भी पर न मार सके। तो कल जैसे उन्होंने कलेक्टर साहब को कहा, वही कहा होगा वही जो राम रची राखा, और मैं तैयार हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हमारे यहाँ पे समर्थक कतई वेलकम नहीं है। 144 लग रही है, आप टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। फैसला एक न्यायिक प्रक्रिया है, आप आराम से उनको पता चल जाएगा। और ये भारत के आपराधिक इतिहास का चौथा मामला है जब फैसला सुनाने के लिए जेल में अदालत लगेगी। सबसे पहले इंदिरा गांधी के हत्यारों बेअंत और सतवंत सिंह को सजा सुनाने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में अदालत लगी थी। दूसरी बार मुंबई हमले के कसूरवार आतंकी अजमल कसाब को सजा सुनाने के लिए मुंबई के आर्थर रोड जेल में अदालत लगी थी। तीसरी बार डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाने के लिए सुनारिया जेल में अदालत लगी थी। चौथी बार नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम पर फैसला सुनाने के लिए जोधपुर जेल में अदालत लगेगी। तो इंतजार कीजिए और देखिए कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्या आसाराम नाबालिग से बलात्कार का दोषी ठहराया जाएगा या फिर वाकई उसके साथ जुल्म हुआ जिसको वो खुद बयां करता है। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। आजकल राजनीति की सारी सड़कें दलितों के घर की तरफ जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दलित के घर का खाना खा लिया, लेकिन सवाल यही है कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं तो थमी नहीं, तो क्या सिर्फ खाना खा लेने से दलितों का मन पसीज जाएगा और खाना वोट के खजाने में तब्दील होगा? दो अप्रैल को हुए दलित आंदोलन के साये में बीजेपी भांप चुकी है कि अगर 2019 में दिल्ली पहुंचना है तो लखनऊ का रास्ता साफ करना चाहिए, और लखनऊ का रास्ता तब तक कांटों से घिरा है जब तक दलित वोट की झाड़ू नहीं चलती। इसलिए गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ दलित के घर खाना खाने चले गए, पूरे लाव लश्कर के साथ। एक ग्राम स्वराज अभियान का हिस्सा है जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के अंदर भी विश्वास पैदा करना कि सरकार उसके साथ खड़ी है, और मैं उसी बात को लेकर के फिर यहाँ पर आया हूँ। प्रतापगढ़ के मधुपुर गांव में योगी जिस दलित दयाराम सरोज के घर खाना खाने गए वो काफी अमीर है, और जिस थाली में खाना परोसा गया वो बिल्कुल नया और चमाचम। खाने के बाद दलित परिवार योगी को वो थाली देना चाह रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद के रूप में वो थाली वहीं छोड़ दी। फिलहाल वो परिवार खुश है। जो कुछ था वो खाया प्रेम से, चावल, रोटी, रायता, खीर, यही सब खिलाया। जी बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के 21% दलित योगी आदित्यनाथ के राज और बीजेपी की नीति से खुश होंगे? शुरुआत भारत बंद के साये में मेरठ के पास वायरल हुई उस लिस्ट से करते हैं जिसमें 38 लोगों के नाम दलित गुंडों के रूप में चिन्हित किए गए, और उनमें जिस दलित युवक गोपी पेरिया का नाम पहले नंबर पर था उसको 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए सवाल उठता है कि क्या मेरठ के गोपी पेरिया के कातिलों को पुलिस सजा की चौखट तक पहुंचाएगी? क्या 2 अप्रैल को दलित आंदोलन के दौरान दलितों की पिटाई पर कोई कार्रवाई होगी? और पिछले साल मई में सहारनपुर में दलितों बनाम सवर्णों की लड़ाई में जिस चंद्रशेखर रावण को रासुका के तहत अब तक बंद रखा गया है, उसके पीछे सिर्फ कानून के राज का भाव है या कुछ और? क्योंकि दलितों में गुस्से के उभार को बीजेपी भी समझ रही है, कम से कम दलित सांसद तो समझ ही रहे हैं। बहुजन समाज परेशान है, तड़फड़ा रहा है। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी की चिंता अखिलेश और मायावती के गठबंधन की आहट ने भी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% है, पिछड़ों की आबादी करीब 44%, जिसमें यादव करीब 9% है, मुसलमानों की आबादी करीब 19% है। अगर एसपी बीएसपी गठबंधन के कोर दलित, यादव और मुस्लिम को ही जोड़ दें तो ये 49% हो जाता है। सुनने में तो ये आ रहा है कि सब कुछ इनका ही होता है। जो नेता लोग होते हैं अपने पास से सब प्रबंध करते हैं, अपने पास से खाना ले जाते हैं, उनका ही सब बर्तन होते हैं,
केवल दलितों के बस्ती में जाकर या दलितों के घर में जाकर केवल ये नाटक करते, लोग तो ये भी कहते हैं। वोट का नया विमर्श दलितों की झोपड़ी से खुल रहा है, इसको सभी दल समझ रहे हैं और इसीलिए खाने की थाली से लेकर अंबेडकर पर दावेदारी तक सभी गुत्थम गुत्था है। दलितों के बीच फैली नाराजगी को भांपते हुए अपनी सुविधा के मुताबिक योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार ने दलितों के घर जाकर खाना शुरू तो कर दिया, लेकिन उनकी सुविधा के हिसाब से उन्हें अब दलितों के वोट मिलेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके की नाराजगी दलितों में फैली है, साफ तौर पर इन्हें ऐसी मशक्कत अभी और करनी होगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब कर्नाटक चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन जीत के लिए राजनीतिक दल कोई दांव खाली नहीं छोड़ रहे हैं। खनन माफिया के नाम से बदनाम जनार्दन रेड्डी से बीजेपी दूरी रखने की बात तो हमेशा करती रही है, लेकिन वही जनार्दन रेड्डी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ न सिर्फ मंच साझा कर रहा है, बल्कि अपने रिश्तेदारों और करीबियों को 6 सीटों पर बीजेपी का टिकट भी दिलवा चुका है। नहीं, जनार्दन रेड्डी जी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चाहे जो कहें, लेकिन सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस जनार्दन रेड्डी को खनन घोटाले में बेल्लारी से तड़ीपार कर रखा है, उसने बीजेपी में अपने रसूख और दबदबे से अपने 6 रिश्तेदारों और करीबियों को विधानसभा के टिकट दिलवा दी। Our honorable prime minister. So now he was, people are even they are thinking that he is God for every poor people. Modi only sent by God. So now everybody is for Modi, for BJP. बीजेपी ने जनार्दन रेड्डी के 2 भाई करुणाकर रेड्डी और सोमशेखर रेड्डी को टिकट दिया है। इनके अलावा अपने भतीजे लल्लेश और अपने बेहद करीबी बी श्रीरामुलु को भी टिकट दिलवाया। इनके अलावा श्रीरामुलु के 2 और रिश्तेदारों को भी टिकट दिलवा दिया। और खबर तो यह है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो रेड्डी अपने करीबी श्रीरामुलु को उप मुख्यमंत्री भी बनवाना चाहते हैं, लेकिन रेड्डी का सवाल बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन जाता है। Yadurappa is being seen with sharing stage with Mr. Reddy. No, that is different. How can you even talk about corruption when you're having the most corrupt people either being fielded as candidates or taking their support? दरअसल कर्नाटक के चुनाव में पैसे और बाहुबल का खेल खूब चल रहा है। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने गंभीर आपराधिक मामलों वाले 17% उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस और जेडीएस से 16% हैं। वहीं करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस ने 134, बीजेपी ने 97 और जेडीएस ने 46 को मैदान में उतारा है। तो इल्जाम भले कांग्रेस पर लगे, दाग से दाम तक हमाम में सभी एक जैसे हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों की खराब स्थिति पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राज में जाने माने अर्थशास्त्री आशीष बोस ने इन्हें बीमारू राज्य का नाम दिया था। दुर्भाग्य देखिए कि 3 दशक बाद भी बीमारू होने का ये टैग हटा नहीं, और आज भी सरकारों का रोना यही है कि पैसे की कमी नहीं, लेकिन ईमानदारी नहीं है। तो सवाल हमारा ये है कि कब सुधरेगी इन राज्यों की स्थिति? भारत की विकास गाथा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हमारे देश का संतुलित विकास न हो, पूर्वी भाग का विकास पश्चिमी भाग के बराबर न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले भारत के पूर्वी हिस्से को भी विकास की यात्रा में शामिल करने की हुंकार भरी थी, लेकिन हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान से समझ सकते हैं कि कैसे बिहार से राजस्थान तक कुछ राज्यों की खराब हालत से देश पिछड़ा है। Eastern part of India, particularly states like Bihar, UP, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, these are states which are keeping India backward, especially on social indicators. जिन राज्यों की खराब हालत की दुहाई नीति आयोग दे रहा है, उसकी जीडीपी में हिस्सेदारी देख लीजिए। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और देश की जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है, जिसकी हिस्सेदारी 4%, उत्तर प्रदेश की 8%, छत्तीसगढ़ की 2% और बिहार की 3% है। नीति आयोग के सीईओ का तर्क है कि पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन ईमानदारी से काम न होना उन राज्यों के पिछड़ेपन का कारण है। तो सवाल है कि जिन राज्यों को वो बीमारू मान रहे हैं,
वहाँ बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है, तो फिर वहाँ विकास का पैसा कौन खा जा रहा है? आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबर पर पैनी नजर रखिए। डाउनलोड कीजिए आज तक ऐप और विजिट कीजिए aajtak.in पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।